कि पुनर्सर्वे होता और 92,000 एकड़ ज़मीन औक़ाफ़ को मिल जाती, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसका इनकम, उसका बजट ये गोवा के बजट से भी ज़्यादा होता। और मुसलमानों को किसी के पास कर्ज़ा लेने के लिए या हाथ फैलाने के लिए, चाहे वो कारोबार के लिए हो या तालीमी अखराजात के लिए हो, किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती। वो वफ़्क़ के इनकम से ही पूरी होती है। कि वफ़्क़ का एक 20 लाख रुपए खर्च कर गेस्ट हाउस बनाया गया, ऐसा मैंने सुना है। उसके बावजूद अरकान वफ़्क़ ये 5 स्टार होटल में ठहर रहे हैं। ये वफ़्क़ की इनकम की, वफ़्क़ की आमदनी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, आज हम पूरे महाराष्ट्र में देखते हैं एक जातिवादी का माहौल चढ़ा है, बहुत सी बातें अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और खासकर औरंगाबाद शहर जो मुस्लिम बहुल माना जाता है, ऐसे हालात में आप बतौर मुस्लिम चेहरा और कार्यकर्ता तौर पर मुझे जुड़ना, काम करना कैसा लगता है ऐसे हालात में? मैं गुज़श्ता 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। अलग अलग ओहदों पर मैंने काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र बीजेपी का प्रवक्ता भी हूँ, और जो निर्णय, जो चीज़, जो डिसीज़न होते हैं बीजेपी में या किसी भी पार्टी में, तो वो अपने प्रवक्ताओं को अवगत कराते हैं। मुझे इन 25 सालों में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बीजेपी जातिवाद पार्टी है। हमने देखा गए 75 साल में मुसलमानों के हमदर्द बनकर सेकुलर पार्टियों ने उनको वोट बैंक का तौर पर इस्तेमाल किया। जो आज़ादी के वक्त 33% नौकरियों में हुआ करते थे, जिनके कारोबार 68% हुआ करते थे, जिनकी ज़मीन जायदाद 48% लोगों के पास मुस्लिम की हुआ करती थी, हमने सचर की रिपोर्ट में देखा कि हम वो सरकारी नौकरी में 33 से घट के 3% हो गए। कारोबार में हम 68% से घटकर जो है तो 8% पे आ गए हैं। ज़मीन और जायदाद की बात हमारे पास अगर देखी जाए तो 4% मुसलमानों के पास ही ज़मीन और जायदाद है। 75 साल हमने जो है सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देकर सेकुलर पार्टियों को गद्दी पर बिठाया। उसका नतीजा क्या हुआ, ये आपने सचर की रिपोर्ट में देखा है। 2014 के बाद हमने मुल्क और महाराष्ट्र की हालत को बदलते हुए देखा। 2014 से पहले आप अक्सर जब टीवी चैनल्स या अखबार देखते थे तो हफ्ते में एक आध मरतबा या 2 मरतबा ऐसी खबरें आती थी कि पढ़ा लिखा नौजवान, दाढ़ी रखा, टोपी पहना, नमाजी, आधी रात को ATSI और आतंकवाद का इल्ज़ाम लगाकर जेल में बंद कर दी। कई हज़ारों मुसलमान उस दौर में, सेकुलर पार्टियों की हुकूमत के दौर में जेल में बंद हो गए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में हिंदुस्तान में मोदी जी के नेतृत्व में और 2014 में माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई एक वाक़या बता दे। हमने यहाँ तक कि ATS का नाम भी जो है तो भूल गए। तरक्की की पहली सीढ़ी अमन चैन होती है, जो 75 साल में सेकुलर पार्टियों ने हमसे छीन लिया था। 2014 के बाद इस देश में अमन और चैन से मुसलमान रह रहा है। इसी का नतीजा है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2016 के बाद आपने मुस्लिम चेहरे देखना शुरू किए हैं। पहले वो दाही के तादाद में हुआ करते थे, अभी माशाअल्लाह उनकी तादाद सैकड़ों में आई है। मोदी जी का एक सपना है कि मुसलमान के बच्चों के हाथ में या मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। 2014 से पहले 20 लाख माइनॉरिटीज़ बच्चों को स्कॉलरशिप इस देश में मिलती थी, जो जाके अब 5 करोड़ की तादाद हो गई है। 2014 से पहले का बजट 1900 करोड़ का इस देश में अक़लियतियों के लिए रखा जाता था, आज वो बढ़कर लगभग 4,500 करोड़ के ऊपर हो गया है। ऐसी कई मिसाल है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत
ख़ासकर मुसलमानों को तरक्की के राह पर लाने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में मुसलमान मुतमईन भी है। हमने देखा यूपी के इलेक्शन में कि मुसलमानों ने बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और वहाँ उसका नतीजा भी मिला। एक साधारण परिवार से एक नौजवान दानिश आज़ाद अंसारी जिसका नाम है, उसको योगी हुकूमत में वज़ीर बनाया गया। ये एक सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। सर, आज आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि यूपी के अंदर खासकर मदरसों के लिए एक बड़ी हलचल चल रही है और ऐसा आरोप भी लग रहे हैं कि मोदी सरकार की नीयत सही नहीं है, वक्फ की ज़मीन हथियाना चाहती है। कई तरह के आरोप लग रहे हैं। मदरसे की जो कार्रवाई को लेकर आप बतौर एक मुस्लिम चेहरा कैसा महसूस करते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी मदरसों के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी मजहबी तालीम के ख़िलाफ़ भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ। मैं जब भी मेरे पार्टी प्रदेश कार्यालय में जाता हूँ और नमाज का वक्त होता है तो वहाँ हमें नमाज के लिए जगह भी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी मदरसों के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारा जो मदरसे से बच्चा फारिग हुआ वो टेक्निकल तालीम भी हासिल करे। और आपने वफ़ की जब बात कही तो वफ़ की ज़मीनात जो अल्लाह के नाम पे वफ़ की मुसलमानों की ज़मीनात है, उसका अगर अब तारीख़ निकाल कर देखें तो यही सेकुलर पार्टी के जो कायदीन हैं उनके पास 70% ज़मीन वफ़ की प्रॉपर्टी उनके कब्ज़े में है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में आई तो एक निर्णय लिया गया था कि 92,000 एकड़ ज़मीन जो महाराष्ट्र में वफ़ की है, जो अल्लाह के नाम पे मुसलमानों ने वफ़ की है, वो मुसलमानों के फलाह व बहबूदी के लिए, मुसलमानों के तरक्की के लिए वापस उसको औक़ाफ़ को दिलाई जाए। इसलिए भाजपा की सरकार ने वफ़ पुनर्सर्वे कमेटी बनाई थी, जिसका पायलट प्रोजेक्ट परभनी और पूना में चल रहा था। सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं हुआ बल्कि उसको 4 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया। 2014 के बाद जब 2019 में तिगाड़ी सरकार आई तो पहले जो 10 निर्णय रद्द किए थे उनमें से ये एक भी निर्णय था कि पुनर्सर्वे जो किया जाए उस कमेटी को रद्द किया गया। अगर होता कि पुनर्सर्वे होता और 92,000 एकड़ ज़मीन औक़ाफ़ को मिल जाती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसका इनकम, उसका बजट ये गोवा के बजट से भी ज़्यादा होता और मुसलमानों को किसी के पास कर्ज़ा लेने के लिए या हाथ फैलाने के लिए, चाहे वो कारोबार के लिए हो या तालीमी अखराजात के लिए हो, किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती। वो वफ़ के इनकम से ही पूरी होती है। सर, आज महाराष्ट्र में जैसा आपने वफ़ का जिक्र किया, तो एक सवाल में से जुड़ते जा रहा है कि एमआईएम के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, फौजिया मैडम जी और आज़ाद मिर्ज़ा साहब, इनकी हलचल देखी जा रही है। बतौर कैसा देखते हैं आप, सही दिशा में जा रहे हैं कि बस चल रहा है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वफ़ की हालत बहुत खस्ता है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड वो ज़मीन रखने वाला वक्फ बोर्ड है जो कि हिंदुस्तान पे दूसरे नंबर पे आता है, मगर हमारी हालत ये है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की कि बैठने के लिए ऑफिस नहीं, काम के लिए कर्मचारी नहीं। और आपने देखा है कि सरकारी गेस्ट हाउस है, आपने देखा है कि वफ़ का एक 20 लाख रुपए खर्च कर कर गेस्ट हाउस बनाया गया, ऐसा मैंने सुना है। उसके बावजूद अरकान वफ़ ये 5 स्टार होटल में ठहर रहे हैं। ये वफ़ की इनकम की, वफ़ की आमदनी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इन कायदीन से कहूँगा कि आपको अल्लाह ने उस ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ भेजा है। आप ऐसा काम कीजिए कि वो 92,000 एकड़ ज़मीन वफ़ को वापस मिल जाए और वफ़ जिस तरह दूसरे सोचता है उस तरह वो भी अपने समाज के तरक्की में एक अहम रोल अदा करे। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। हम पत्रकार हैं, हम भी घूमते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, आपके विरोधी लोगों से भी मिलते हैं। चर्चा का विषय है
वो वक्त कब आएगा महाराष्ट्र में कि बीजेपी की तरफ से कोई मुस्लिम आमदार, मुस्लिम खासदार कॉरपोरेशन में है, जिला परिषद में एक नुमाया तौर से चेहरे आए, जैसा जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो वादा कहने के अमल में आता दिखाई दे। एक चर्चा का विषय, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और आप पत्रकार हैं, खासकर मुस्लिम पत्रकार हैं जी। मैं चाहता था कि मैं जहाँ भी जाता, मैं स्पोक पर्सन हूँ बीजेपी का, कि सवाल हर जगह मुझे पूछा जाए। एक गलतफहमी है आम खास कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल कमल पर मुसलमान चुनकर नहीं आता। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि महाराष्ट्र में 264 बल्दिया के रुकन हैं जो भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आए हैं, कमल निशानी पर चुनकर आए। 10 कारपोरेशन के अंदर 12 मेंबर है जो बड़े बड़े कारपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनकर आए। जो अभी जिसकी मियाद कंप्लीट हुई, नई मुंबई के अंदर मुनव्वर पटेल नाम के कारपोरेटर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के। शाहीन मिर्ज़ा नाम की कारपोरेटर जो कमल के निशानी पर नासिक कारपोरेशन में चुनकर आई है। आपने पनवेल में काजी नाम कर जो है तो मुखीत काजी साहब का नाम सुना है, वो भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर हैं। मैं औरंगाबाद ज़िले की ही बात करूं तो औरंगाबाद ज़िले में भी कई ऐसे सरपंच हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, कई ऐसे रुकन हैं। सोएगांव में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रऊफ देशमुख चुनकर आए। चाहे बदनापुर में हो, चाहे आप अंबड़ में देखा जाए तो वहाँ भी आपको रुकने बल्दिया मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चुनकर आए। मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि 141 कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री महाराष्ट्र में है। उन 141 शुगर फैक्ट्री में एक चेयरमैन मुस्लिम है जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, जो आप ही के ज़िले औरंगाबाद से है। इदरीस मुल्तानी जिनका नाम है, वो एक ऐसे मुस्लिम चेहरा है जो 141 कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के चेयरमैनों में से एक है जो भारतीय जनता पार्टी के है। आपने देखा यहाँ जावेद पटेल साहब जो भारतीय जनता पार्टी के पैनल से डीसीसी बैंक पे डायरेक्टर है। तो ये गलतफहमी है हमारे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई अवामी नुमाइंदा नहीं है। बड़ी तादाद में अवामी नुमाइंदे जो है तो मौजूद है। आपने शाहनवाज़ हुसैन साहब के रूप में भागलपुर से और किशनगंज से 2 मरतबा उनको खासदार देखा है जो पब्लिक में से चुनकर आया है। यूनुस खान साहब आपने देखा है जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनकर आए और वो मिनिस्टर भी रहे। कई ऐसे मकामात हैं, कई ऐसे रियासतें हैं जब मुस्लिम के कायदीन काबीना में मौजूद है। हाँ, वो बहुत जल्दी दिन आएंगे कि आपको महाराष्ट्र में भी ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। सर, आने वाले औरंगाबाद ज़िले के अंदर औरंगाबाद शहर में महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं। क्या ऐतिहासिक औरंगाबाद शहर वो नज़ारा देख पाएगा कि कुछ मुस्लिम चेहरे कमल के साथ, उनके चेहरे भी खिले, उनके नाम भी खिले, उनकी जीत के पत्ते भी खुले, ऐसा कुछ देखने में आएगा? ज़रूर देखने में आएगा। कौन सी पार्टी नहीं चाहती कि अपना रुकन बल्दिया या अपना कारपोरेटर ना हो। औरंगाबाद में कई ऐसे वार्ड्स है जहाँ के पॉपुलेशन, जहाँ की अक्सरियत ये मुस्लिम है। वहाँ से कोई हिंदू भाई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, वहाँ से तो मुस्लिम कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन लड़ेगा। अगर किसी कायद में वो ताकत है कि जो चुनकर आ सकता है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट भी देगी और पूरे ताकत के साथ उनको चुन के लाने के लिए कोशिश भी करेगी। मैं नौजवानों ने औरंगाबाद से गुजारिश करूंगा कि दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आपने 20 साल से जो है तो औरंगाबाद महापालिका देखी है। 20 साल से औरंगाबाद महापालिका ये किसी कांग्रेस, राष्ट्रवादी या एमआईएम के ताबे में नहीं गई है और ना आने वाले दिनों में जाने वाली है। अगर अपने मोहल्लों का तरक्की चाहते हैं, अपने मोहल्ले का विकास चाहते हैं, तो एक उम्मीदवार आप अपने वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का भी ऐसा खड़ा करें
और उसको जीत दर्ज करवाए। इंशाअल्लाह आपके मोहल्ले की तो तरक्की होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मुस्लिम कारपोरेटर चुनकर आता है तो उसको महापौर, उप महापौर, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन से लेकर जो अहम ओहदे हैं ये देने में भी बीजेपी कहीं पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि बीजेपी ये कोई ज़ात देखकर या कोई धर्म देखकर ओहदा नहीं देती है, काबिलियत देखकर ओहदा देती है। और भारतीय जनता पार्टी औरंगाबाद में भी अगर ऐसा कोई चेहरा आता है तो ज़रूर मुस्लिम कायदीन को भी ये मौका देंगे इंशाअल्लाह। सर, एक सवाल और जहन में आ गया सर कि हम देखते हैं कि राजनीति में स्थायी रूप से कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। क्या हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा देखा जाएगा कि एमआईएम है, बीजेपी है, ये भी एक छत के नीचे आएंगे, एक बैनर तले आएंगे, हमारे देश के हित में, विकास के लिए होता है उलटफेर, ऐसा देखने में आएंगे सर? ऐसा मुमकिन है? लगता है सर आपको ऐसा आने वाले समय में ऐसा होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक नज़रिया है। भारतीय जनता पार्टी ये ज़ात पात धर्म इसको मानने वाली पार्टी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ज़ात को मानने वाली होती, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन होती, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो 10 प्रवक्ता है, जिसमें केंद्र के मंत्री भी है, जिसमें महाराष्ट्र के मंत्री भी है, जिसमें आमदार खासदार भी है, उनमें से एक मैं नहीं होता। आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी में 2 मुस्लिम चेहरे हैं, एक हैदर आज़म, दूसरे इद्रिस मुल्तानी। तो भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसे पार्टी से कभी भी हाथ नहीं मिलाएगी जो सिर्फ किसी एक धर्म या किसी एक नज़रिए को मानने चले कि या कोई एकता की बात अगर कहता है तो उसको साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी ज़रूर चलेगी। हमने देखा कि कई मुकामात पर मुसलमान कायदीन ने भी भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया है। आपने मंझले गांव की एक मिसाल बीड़ ज़िले के अंदर देखी कि वहाँ पर साहल चाउश नामे एक कद्दावर मुस्लिम नेता, जब वो इलेक्शन में डायरेक्ट नगर अध्यक्ष के लास्ट टाइम खड़े हो गए तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सपोर्ट किया और उनको चुनकर लाया। वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से मंझले गांव में जो है नगर अध्यक्ष बने। तो भारतीय जनता पार्टी किसी मज़हब के मुखालिफ में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो भी तरक्की की राजनीति करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरा पिछड़ा भाई हो, सबको साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले हम पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में और औरंगाबाद में भी झंडा लहराएं। इस तरह से आपने देखा बीजेपी के महाराष्ट्र के प्रवक्ता एजाज देशमुख साहब से हमारी बहुत खुलकर बात हुई और सारी बातें जो उन्होंने कही हमारे सवाल के जवाब में वो तमाम आपके सामने हैं। अब इस वक्त हम सिर्फ 2 ही बात तमाम भारत के मुसलमानों के सामने, तमाम मुस्लिम लीडरशिप के सामने, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, 2 सवाल हैं, बहुत कड़वे हैं मगर बड़े सच हैं। जब जैसा इन्होंने कहा 75 सालों के अंदर सरकारी नौकरी में आप पहले 33% थे, आप 3% कैसे आए? एक सवाल है। अब इस सवाल आपको झांक के देखना चाहिए। कम से कम वो तमाम मुस्लिम नेता जो मुस्लिम पार्टियों के साथ जी हुजूरी करते हैं, ये उनसे सवाल उभर के आ रहा है कि आपके रहते हुए ये 33% से 30% पे कैसे आए, जबकि आप अपने आप को सेकुलर कहते थे। और दूसरी बात, बहुत अहम बात निकल के आ रही वक्फ बोर्ड को लेकर। जब इतने सालों से वक्फ बोर्ड सेकुलर पार्टियों के पास था और कई मुस्लिम नेता जुड़े हुए थे, फिर क्या सवाल है, क्या वजह है कि वो वक्फ की ज़मीनात जाती रही और आप क्या करते रहे? और आप फिर कहते हैं बीजेपी बुरी है, आरएसएस बुरी है, ये सारी बातें कि चलो 2 मिनट के छोड़ दीजिए, लेकिन आप क्या कर रहे थे? अगर आप सच्चे थे, आप अच्छे थे, इनसे बेहतर थे, तो फिर नुकसान क्यों हुआ? ये एक बहुत कड़वा सच है। हम तमाम 25 करोड़ मुसलमानों के सामने सवाल रखते हैं और महाराष्ट्र के नेता के सामने जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, बड़े तारीफें करते हैं, उनसे गुजारिश है और मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि जब भी आपके एरिया में आए, आपके हल्के में आए, तो आप ये सवाल पूछिए कि आप सेकुलर थे तो हमारा नुकसान क्यों हुआ। ये कड़वा सच है। आप उम्मीद करते हैं आप पूछेंगे, जब तक आप पूछेंगे नहीं तो आपका काम भी नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इनकी कड़वी बातें बड़ी सच्ची हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे।